Good morning, class. As you know, we were doing the revision of chapter 2, Force and Laws of Motion. So this was your practice set और इस practice set में हमने कुछ questions कर भी लिए थे last turn पे और फिर आफ्टर दिस लॉन्ग गैप नाउ अगेन वी आर ऑन द सेम प्रैक्टिस सेट. हमारा वही प्रैक्टिस सेट चल रहा है और उस प्रैक्टिस सेट में आपको याद होगा कि मैंने कितने क्वेश्चंस करा दिए थे. तो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको एक्सप्लेन कर दिया था. ओके, सो वी हैव फिनिश्ड दिस क्वेश्चन नंबर 12. इसमें आपको होमवर्क भी मिल गया था. नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13. और मैंने जो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये थी कि पीडीएफ का क्या मतलब है. तो पीडीएफ का मतलब ये जो प्रैक्टिस सेट है इसी की पीडीएफ मैंने सेंड की थी कि अगर आपको ये क्वेश्चंस ठीक से विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, तो आप अपने आप से पीडीएफ में जूम करके क्वेश्चंस को देख सकते हैं इफ़ इन वीडियो क्वेश्चंस आर नॉट विजिबल. अलग से पीडीएफ का मतलब कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चंस को दिखाने के लिए, प्रॉपरली विजिबल कराने के लिए I have sent the PDF. Okay, so today we'll start the revision from question number 13. तो जो क्वेश्चन 13 है हमारा, आई एम रीडिंग दैट. क्वेश्चन 13 में आंसर द फॉलोइंग. तो इसके दो पार्ट्स हैं यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट पार्ट लिखा है यहाँ पर व्हाट इज मीन्ड बाय मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया. आई होप कि आपने लिख भी रखा है, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं and I think you are doing these questions on the same copy. You have completed the work, लेकिन फिर भी I am disappointed by seeing the copies जो मेरे पास करेक्शन के लिए आई थी. उसमें बहुत सारे बच्चों के पास रिवीजन वर्क नहीं था. उन्होंने एज इट इज़ कॉपीज सेंड कर दी थी. जो पीछे वाला वर्क था जहाँ चैप्टर ओवर हो गया था, उसके बाद सेम कॉपीज़ आ रही हैं. तो दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम फॉर मी. ये प्रॉब्लम आपके लिए है. जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके पास क्वेश्चंस ही अवेलेबल नहीं होंगे कि कहाँ पर हमने रिवीजन वाले क्वेश्चन किए थे. तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू. टेक केयर ऑफ दिस. अगर आपके पास क्वेश्चंस आपने नहीं किए हैं, अभी भी टाइम है, बिकॉज यू आर एट होम. आपके पास अभी टाइम अवेलेबल है बहुत सारा. जिनके पास क्वेश्चंस जिन्होंने नहीं कर रखे हैं कॉपी में, नाउ दीज ऑल द वीडियोज़ आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब. और यूट्यूब लिंक से आप वीडियोस को देखिए, और नहीं किए हैं तो इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए. जो नहीं आ रहे हैं, सेंड द क्वेश्चंस. और एक काम और करिए, जब आप क्वेश्चंस को मेरे पास सेंड करते हैं ना पूछने के लिए, तो आप बंच ऑफ क्वेश्चंस सेंड कर देते हैं. 20 क्वेश्चंस अब एक साथ एक ही दिन में अगर आप सेंड करेंगे तो आई कैन नॉट गिव all the answers at a time because I have no time. I have to give the time to other classes also, other students also. तो एक काम किया करिए, आप सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझसे आपको एक दिन में 5 क्वेश्चंस पूछने. तो आप 5 क्वेश्चंस ही भेजिए और उसका आंसर आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट वाले 5 आप नेक्स्ट डे के लिए रख दीजिए. ओके, तो आप जब कुछ पूछना हो ना तो क्वेश्चंस 2 to 5 क्वेश्चंस एक दिन में भेजा करिए. देन आई विल गिव द आंसर. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है आपका. फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. मोमेंटम क्या होता है? तो अगेन द सेम फॉर्मूला, सेम डेफिनेशन इज देयर. मोमेंटम इज व्हाट? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. हाउ कैन इट बी मेजर्ड? कैसे मेज़र किया जा सकता है? तो इसको मेज़र करने के लिए वी शुड नो द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. ठीक है, ऐसा यूनिट आपको पता है क्या? ऐसा यूनिट है इसकी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट है इसका. एक्सप्लेन हाउ डज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव द क्वालिटेटिव डेफिनीशन ऑफ फोर्स. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स की डेफिनीशन कैसे देता है? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है आपका क्वालिटेटिव डेफिनीशन ऑफ फोर्स कैसे देता है, उसके लिए जो आपका सेकेंड लॉ है उसको भी आप फर्स्ट लॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में F इज इक्वल टू ma एंड व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ कांस्टेंट. तो इसका मतलब यही हुआ कि जब आप फर्स्ट लॉ से डेफिनेशन देने जा रहे हैं तब आपको स्टार्ट यहीं से करना है कि force is that quantity when it acts on the body then it may change position और velocity और shape और size of the body. ठीक है, तो जो फोर्स के फैक्टर्स थे, फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है वो बताएंगे. जब फोर्स लगता है तो बॉडी की पोजीशन या बॉडी का शेप, साइज़ या फिर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो सकती है. उसके बाद 13 क्वेश्चन के बाद वी आर कमिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 14. तो क्वेश्चन 14 जो है आपका
उसमें दे रखा है 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी हैविंग मास 100 kg एंड 75 kg मूविंग विद वेलोसिटी 14 km/h एंड 6 km/h रेस्पेक्टिवली। तो दोनों जो वेलोसिटीज़ हैं आपको पता कन्वर्ट करना है बाई मल्टीप्लाइंग 5/18। आंसर द फॉलोइंग। अब इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, इट मे बी इन 5 मार्क्स, क्योंकि इसके 5 पार्ट्स हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं 1 मार्क का ईच पार्ट है। तो जो ये पार्ट है उसका, उसमें लिखा है विच विल हैव ग्रेटर इनर्शिया। उसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। तो आपको पता है कि यहाँ पर एक बॉडी का मास 100 kg है, दूसरी बॉडी का मास 75 kg। किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? तो ऑब्वियसली दैट बॉडी विच इज़ हैविंग ग्रेटर मास। तो क्या लिखेंगे आप इसका आंसर कि बॉडी ए हैज़ ग्रेटर इनर्शिया। ठीक है, बॉडी ए का आंसर में सिर्फ बॉडी ए नहीं लिखना है, आप ट्राई टू राइट द कंप्लीट आंसर, क्योंकि बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। आई हैव सीन दिस कि आप सिर्फ ये लिख देते हैं बॉडी ए, राइट द कंप्लीट लाइन, बॉडी ए हैज़ ग्रेटर इनर्शिया। कम टू क्वेश्चन बी, विच विल हैव ग्रेटर मोमेंटम। अब किसका मोमेंटम ज़्यादा है ये फाइंड करने के लिए आपको मोमेंटम दोनों का फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए आप लिखेंगे P1 का फॉर्मूला आप लिखेंगे m1 v1। यहाँ पर आपको वैल्यूज़ लगानी पड़ेंगी। तो m1 की वैल्यू है आपकी 100 और v1 को मैंने बोला चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो किस में है, km/h में। तो 40 km/h है आपका, तो दैट विल बी 40 × 5/18। अब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी द आंसर ऑफ मोमेंटम, वो मोमेंटम का आंसर होगा। इसी तरह से आपको P2 सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपका P2 हो जाएगा 75 × 6 × 5/18। तो इस वे में जब आप सॉल्व करेंगे तब आपका जो भी P1 और P2 का आंसर आता है उसको देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि दोनों आंसर में से कौन सा आंसर ग्रेटर है, और वही आंसर होगा मोमेंटम का। ठीक है, और भी पार्ट्स हैं इसके। तो सी द पार्ट नंबर सी। अब सी वाला पार्ट देखिए, इसमें लिखा है विच विल स्टॉप फर्स्ट इफ़ इक्वल नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अप्लाइड ऑन बोथ। ये कंप्लीट पार्ट है क्वेश्चन का। विच विल स्टॉप फर्स्ट, कौन सा पहले स्टॉप हो जाएगा इफ़ इक्वल नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अप्लाइड ऑन बोथ। तो कौन सा पहले रुक जाता है, इसका मतलब ये फाइंड करने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि दोनों में से किसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है पहले। सो हियर आपको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, वेलोसिटी किसकी पहले ज़ीरो हो जाती है। तो अब आपको यूज़ करना है यहाँ पर फोर्स का कॉन्सेप्ट। तो लिखा फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, F = ma होता है। F = ma में कहा है कि दोनों के लिए सेम नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाया गया। तो एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम है। जब एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम है तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तब फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा है उस पर ही फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब दोनों में अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक का मास दे रखा है 100 kg, दूसरे का मास है 75 kg। तो इसका मतलब 100 kg वाले पे फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो स्टॉप कौन सा जल्दी होगा, 100 kg वाला। ठीक है, तो इसका आंसर लिखने के लिए जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको करना है इसमें। और इसमें आप लिखेंगे कि वी नो F = ma and when A is same then F is directly proportional to m। और उसके बाद आप थ्योरी में एक्सप्लेन कर देंगे here the mass 100 kg is more than 75 kg so it will experience more force and it will stop first। ओके, ये हो गया आपका आंसर सी पार्ट का। फिर सी द डी पार्ट, विच विल ट्रैवल ग्रेटर डिस्टेंस। कौन सा दोनों में ग्रेटर डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा दोनों में। तो दोनों में कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। और डिस्टेंस के लिए आपके पास जो रिलेशन है, जो इक्वेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करने के लिए यहाँ पर आपके पास जो रिलेशन है वो एक तो सेकेंड वाला रिलेशन है, लेकिन उसमें टाइम चाहिए होता है और यहाँ टाइम गिवन नहीं है। तो आपके पास जो रिलेशन है वो थर्ड इक्वेशन है, v²
माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दोनों में आपका है कि कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस कवर करेगा, इसके लिए आपको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। वो ऑलरेडी फर्स्ट सी पार्ट में बता रखा है कि एक्सेलरेशन दोनों के लिए क्या है, सेम। और यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी, ये भी कहा है कि दोनों में डिस्टेंस कवर करने के बाद में लास्ट में इस क्वेश्चन में आप एक काम कर सकते हैं, विच विल ट्रैवल ग्रेटर डिस्टेंस को शॉर्ट ट्रिक से करिए। जैसे ऊपर वाला आपने किया, विच विल स्टॉप फर्स्ट इफ इक्वल नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अप्लाइड ऑन बोथ। इसमें पूरी कंडीशन दे रखी थी कि एक्सेलरेशन अप्लाइड है और सेम है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन के बारे में या फिर फोर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो ये इसी केस से रिलेटेड है जो आपका सी वाला पार्ट है, कौन सा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो पिछले वाले में आपने आंसर दिया था कि जो जिसका मास ज़्यादा है वो जल्दी रुक जाएगा क्योंकि उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो जल्दी जो रुक जाता है वो 100 kg है, इसका मतलब ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा, 75 kg। ओके, तो आप डायरेक्ट इसी से रिलेट करके आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज ये 1 मार्क के पार्ट हैं तो इनमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन नीडेड नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे कि बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg विल स्टॉप फर्स्ट, so this object of 75 kg will cover more distance। फिर आपका आता है ई पार्ट, विच विल इम्पार्ट ग्रेटर इम्पल्स इफ कोलॉइड्स विद अ वॉल। तो वॉल के साथ जब कोलॉइड करेगा तो दोनों में से कौन ज़्यादा इम्पल्स लगाएगा। तो आपने पढ़ा है कि इम्पल्स का फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो यहाँ पर इम्पल्स किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे। तो जिसका फोर्स ज़्यादा है वही इम्पल्स भी ज़्यादा लगाएगा। तो फोर्स किसका ज़्यादा था, जिसका मास ज़्यादा है। तो 100 kg वाला जो है वो ज़्यादा इम्पल्स एक्सर्ट करेगा। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15। इसके सारे पार्ट्स हो चुके हैं आपके, अब क्वेश्चन 15 आ रहा है आपका। और क्वेश्चन 15 में दे रखा है डिफाइन मोमेंटम, राइट इट्स एसआई यूनिट। अब आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं, ठीक है, इस पार्ट को आप स्किप कर दीजिए क्योंकि ये ऑलरेडी 2 बार आप लिख चुके हैं। फिर आपका आता है इसका सेकेंड पार्ट कि हाउ मच मोमेंटम विल एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ़ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो कितना मोमेंटम, सबसे पहले गिवन पे आते हैं तो मास आप नोट कर लेंगे। मास इज ऑलरेडी गिवन हियर 10 kg टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स, हाइट इज गिवन देयर 5 मीटर और एंड ग्रेविटी इज गिवन देयर। ये 3 चीज़ें आपके पास हैं अवेलेबल। अब आपको फाइंड क्या करना है, मोमेंटम। तो देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। mv में मास ऑलरेडी आपके पास है, आपके पास क्या नहीं है, v। तो v फाइंड करने के लिए आपके पास सिचुएशन दे रखी है। क्या सिचुएशन है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल डाउन होता है, ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ़ इट फॉल्स, ये वर्ड लिखा है ना। और फॉल्स का मतलब कोई भी चीज़ जब वर्टिकली डाउनवर्ड्स मोशन करती है तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होती है, 0। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी इक्वेशन लगानी है आपको जिसमें कि आपको फाइंड क्या करना है, v। और आपके पास गिवन है u g h। तो आपको बेटर होगा कि यूज़ करें थर्ड इक्वेशन क्योंकि यहाँ टाइम गिवन नहीं है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहाँ से वी स्क्वायर आपको फाइंड करना है, यू स्क्वायर 0 है तो सीधा हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहाँ से आप v फाइंड करेंगे, उसको यहाँ पुट कर देंगे और उससे फाइंड करेंगे मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का है, एक्सप्लेन हाउ अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स विद अ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। तो ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग का है, थ्योरी का है। इम्पल्स, इसमें इम्पल्स का यूज़ होगा। एक कराटे प्लेयर जो है वो कैसे ब्रेक कर सकता है एक पाइल ऑफ टाइल्स। आपने देखा होगा कि कराटे प्लेयर के सामने ये ऐसे करके बहुत सारी टाइल्स एक साथ ऐसे रखी हैं और वो एक ब्लो यहाँ पे करता है, एक यहाँ से जर्क लगाता है और ये पूरी ब्रेक कर सकता है। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न होता है आपका रिलेशन इम्पल्स का। तो इम्पल्स का रिलेशन क्या होता है कि जब एक बिगर फोर्स स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लगता है, फोर्स और टाइम कैसे होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स बहुत ज़्यादा है, टाइम इंटरवल बहुत कम है, तो फोर्स सडनली बहुत बड़ा मोमेंटम चेंज करता है, यानी कि वेलोसिटी एकदम से चेंज होती है, वेलोसिटी बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी सडनली चेंज होती है, मोमेंटम चेंज होता है, लार्ज चेंज इन मोमेंटम है, इसीलिए कराटे प्लेयर ब्रेक कर सकता है पाइल ऑफ टाइल्स को। रीजनिंग में आंसर कैसे लिखेंगे, बिकॉज इन दिस the concept of impulse is used,
when karate player hits the pile of tiles, then a large force is transferred to the pile and it can be broken easily. There is large change in momentum, ये भी लिख दीजिएगा, there is large change in momentum and the pile can be broken easily. ओके तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर दिस 15. अब 16 क्वेश्चन, बिकॉज नाउ आई थिंक दीज क्वेश्चंस आर एनफ. अब ऐसा करते हैं कि आपको रिवीजन में कौन से क्वेश्चन करने हैं और मुझे सेंड करने हैं. तो एक तो आपका ये थर्ड पार्ट जो है ये रिवीजन है, ठीक है, ये आप सेंड करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया कराटे प्लेयर वाला. ये आपका होमवर्क है, ओनली 2 क्वेश्चंस आर देयर इन होमवर्क. और आपका दूसरा कौन सा क्वेश्चन है होमवर्क में, तो दैट ऑल्सो आई एम टेलिंग. तो मैंने स्टार्ट किया था यहाँ क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स थे इसलिए टाइम लग गया है. दूसरा आप मुझे सेंड करेंगे ये जो क्वेश्चन मैंने आपको भेजा है इसी का पार्ट ले लेते हैं, ठीक है. यही दोनों हैं आपके होमवर्क के, ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट. इसका फर्स्ट पार्ट वैसे भी आपने स्किप कर दिया है. तो क्वेश्चन नंबर 15 इज़ इन होमवर्क. ओके, सो सेंड ओनली दीज 2 पार्ट्स, डोंट सेंड ऑल द क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू.